रखा है कि यहाँ पर 25 का स्क्वायर प्लस 65 का स्क्वायर प्लस 85 का स्क्वायर का मान कितना होगा। ठीक है, इन सबको जोड़ना है। तो यार मैं एक चीज बता दूं कि अगर सपोज यहाँ 25 लिखा है और इसका वर्ग ज्ञात करना है, तो अगर आप ये चीज नहीं जानते तो करना क्या है, देखो 25 का वर्ग जब निकालना होता है तो ये 5 का पहले वर्ग कर देते, तो 5 का वर्ग कितना 25। इस 2 के बाद गिनती में क्या आता है 3, तो 2 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना 6, मतलब 625 वर्ग है किसका 25 का। उसी प्रकार अगर हम बात कर लेते कि यार हमसे वर्ग पूछ लेते हैं 35 का, कि 35 का वर्ग कितना होगा, तो हम करते क्या यार, इस 5 का वर्ग डायरेक्ट कितना लिख देते 25, और 3 के बाद क्या आता है 4, तो 3 का 4 में गुणा करेंगे 3 चौक कितना 12, तो 1225 हो जाएगा 35 का वर्ग। वैसे हमसे 45 का वर्ग की अगर हम बात करें तो हम ये बोल सकते हैं कि इकाई का अंक कितना है 5, तो 5 का वर्ग कितना 25, और 4 के बाद क्या आता है 5, तो 4 पंचे कितना 20, तो 20 25 वर्ग हो जाएगा किसका 45 का। तो आई होप आप ये सारी चीजें समझे होंगे। तो इस प्रकार हम सारी संख्याओं का वर्ग निकाल सकते हैं। तो हम देखें हमारे पास है 25, ठीक है, और 25 का वर्ग कितना हो जाएगा, तो 625। वैसे ही 65 है तो 6 7 कितना 42 और 25, 8 9 कितना हो जाएगा 72, और 5 का वर्ग 25। आई होप आप ये समझ रहे होंगे कैसे हमने सॉल्व करा। जब हम यहाँ जोड़ेंगे तो 5 और 5 10, 10 और 5 15, 15 का 5 बचेगा कितना 1, तो 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, ठीक है, यहाँ जाएगा 7। फिर उसके बाद 2, 2 और 2 4, 4 और 6 कितना हो जाएगा 10, 10 का हो जाएगा शून्य, बचा कितना 1, तो 7 और 1 8, 8 और 4 कितना हो जाएगा 12, ठीक है, तो 12075 हो जाएगा राइट आंसर। तो 12075 मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा इसका राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस प्रकार से दे रखा है कि दो धनात्मक पूर्णांक राशि का अंतर कितना है 40। ठीक है, तो दो राशि हम पहली मान लेते हैं ए, दूसरी मान लेते हैं बी, तो इनका अंतर हमें से दे रखा है कितना 40, और उनका गुणात्मक, ठीक है, वैसे गुणनफल होगा, और उनका गुणनफल कितना है तो 89600, ठीक है, और उनका गुणनफल इतना दे रखा है, मतलब गुणनफल मीन्स कितना हो जाएगा a गुणा b, ये दे रखा है हमें 896 और 00, ठीक है, दो चीजें दे रखी है। तो देखो यार दो राशि का अंतर 40 है, तो वो राशियां है, ठीक है, मतलब इन दोनों के बीच अंतर की बात करें तो कितने का है 40 का, मतलब ये आंसर हो सकता है। इन दोनों के बीच अगर अंतर की बात करें तो यहाँ देखो 320 और 280, ठीक है, हमारा ये आंसर भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पर भी कितने का अंतर है 40 का। उसी प्रकार इस ऑप्शन को देखें तो यहाँ 380 और 420 ये भी आंसर हो सकता है, मतलब इन तीनों आंसर हो सकते हैं। अब बात आती है अगर हम गुणा करेंगे तो देखो यार इकाई में आएंगे 2 जीरो और इधर आएगा कितना 896, ठीक है, तो अगर हम 26 का समझना, अगर पहली संख्या अगर आंसर होती तो दो संख्या का गुणनफल हम इतना जानते इतना आएगा। यदि यार हम इनका गुणा कर लेते, ठीक है, मतलब 3 का 26 में गुणा कर लेते तो 26 दिया कितना हो जाएगा हमारे पास 78, ठीक है 78, परंतु हमारे पास चाहिए कितना 896, मतलब इसी प्रकार से ये आंसर नहीं हो सकता क्योंकि यहां अगर मैं जीरो लगा दूं 2 जीरो और यहाँ 3, तो इधर कितने जीरो आ जाएंगे 3 जीरो, परंतु हमारे पास जब दो संख्या का गुणा करेंगे तो कितने जीरो आना चाहिए 2 जीरो, इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता। जब हम 32 का 28 में गुणा करेंगे तो एक मिनट ट्राई करके देख लेते हैं, ट्राई करने में कुछ नहीं जा रहा है, मतलब 32 का किस में गुणा कर रहे हैं 28 में, हम चाहते तो जीरो जीरो भी ले सकते थे पर उनको नहीं ले रहे हैं। जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो 32 का जब 28 में गुणा करेंगे तो हमारे पास आ कितना जाएगा यार 896 आ जाएगा, मतलब अगर यहाँ पर जीरो होता, ठीक है, यहाँ पर जीरो होता और यहाँ पर जीरो होता तो 2 जीरो और यहाँ आ जाते, मतलब ये सेकंड वाला हमारा राइट आंसर होगा। क्यों होगा, क्योंकि इन दोनों संख्या का गुणा करने पर हमारे पास 89600 आ रहा है और इनका अंतर भी कितना है 40, इसी आधार पर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर। अब देखो अगला क्वेश्चन दे रखा है कि हमारे पास 803642 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 11 से पूर्णतः विभक्त हो। अब देखो 11 से पूर्णतः विभक्त का अगर रूल पढ़ा होगा आपने तो हम इतना जानते हैं कि सम स्थान पर उपस्थित अंकों का योग तथा विषम स्थान पर उपस्थित अंकों के योग के बीच का अंतर कितना होना चाहिए 0 या फिर 11 का गुणज, तो वह संख्या 11 से विभाजित होती है। तो अब यहाँ पर हमारे पास जो संख्या दे रखी है तो कितनी दे रखी है 803,642, ठीक है, तो इन स्थानों पर उपस्थित अंकों को जोड़ लेते तो 8 और 3 कितना हो जाएगा 11, 11 और 4 कितना हो जाएगा 15। अब उसी आधार पर अगर हम इन संख्याओं को जोड़े तो 0 और 6 कितना 6, 6 और 2 कितना हो जाएगा 8। हम इतना जानते हैं कि अब इन दोनों के बीच अगर अंतर की बात करें तो अंतर कितने का आ जाएगा 7 का अंतर आ जाएगा, ठीक है, अंतर कितने का आ गया 7 का,
पर सपोज यार कि इस 2 की जगह कितना और होता 7, मतलब 7 और होता, मतलब ये संख्या होती कितनी समझना 8 0 3 6 4। अब अगर 2 में 7 जोड़ देंगे, मतलब ऑप्शन नंबर सी की मैं बात कर रहा हूं, तो क्योंकि अंतर आ रहा है 7 का, अगर मैं 7 और जोड़ दूं तो ये बन कितना जाता 9। अब यहां पर इसी आधार पर हम देखते हैं कि 8 और 3 कितना 11, 11 और 4 कितना हो जाता 15। और यहां पर अगर हम देखते हैं कि यार 0 और 6 कितना हो जाता 6, 6 और 9 कितना हो जाता 15। तो हम देखते हैं कि फाइनली अंतर कितना जा रहा है 0। तो यहां पर सम स्थान पर उपस्थित अंक तथा विषम स्थान पर उपस्थित अंकों के बीच का अंतर 0 लाने के लिए हमने इस 2 में क्या जोड़ा 7, क्योंकि इन सम स्थान पर उपस्थित अंक और विषम स्थान पर उपस्थित अंकों के बीच अंतर कितना आ रहा था 7। तो जितने का अंतर आ रहा था अगर उतना जोड़ दे तो फाइनली ये कंडीशन अप्लाई हो जाएगी, जो कि 11 के डिविजिबिलिटी का रूल है। इसी आधार पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्या हमारा राइट आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखिए, तो हमें क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दे रखा है कि किसी संख्या को 34 की जगह 84 से गुणा किया जाए तो उत्तर 5600 ज्यादा आया, तो वह संख्या क्या थी। तो यार माना वो संख्या क्या थी होगी, तो संख्या हो जाएगी कितनी x। अगर वो संख्या x थी तो हमने x में पहले 34 का गुणा करा, फिर 84 का गुणा करा। तो हम इतना जानते हैं कि जितनी बड़ी संख्या से गुणा करेंगे उतना ज्यादा बड़ा आंसर आएगा। तो 84 का जब गुणा करेंगे तो 84x हो जाएगा, ठीक है 84x। तो यहां पर आंसर ज्यादा आएगा, पर जब 34 के साथ गुणा करा होगा तो कितना आएगा 34x। ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, पर इन दोनों के बीच का अंतर ही कितना है हमारे पास 5 6 और 00। क्यों इतना आएगा, क्योंकि देखो बड़ी संख्या से गुणा करेंगे तो आंसर ज्यादा आएगा, छोटी संख्या से गुणा करेंगे तो कम आएगा। और इन दोनों के बीच का अंतर जितना अधिक आ रहा है वही कितना है अंतर होगा, मतलब 5600, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का अंतर आ जाएगा 5600। 84 में से जब 34 माइनस करेंगे तो 0 और कितना बच जाएगा 5। तो 50x बराबर से कितना हो जाएगा, तो 5 6 00। एक 0 से एक 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। तो x का माना जाएगा कितना 112। तो हमने माना था कि वो संख्या कितनी है 112। इसी आधार पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अब देखो अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से यार कि 300 रुपए में यदि 20 रुपए के नोट 8 है, तो 20 रुपए के नोट कितने हो गए 8। तो टोटल हमारे पास 300 रुपए है, ठीक है। अब टोटल 300 रुपए है, उसमें अगर हम देखें तो हमारे पास 8 नोट है किसके यार 20 रुपए के। तो 20 रुपए के 8 है, तो एक नोट अगर 20 का है तो 8 नोट कितने के हो जाएंगे, तो 160 रुपए के हो जाएंगे। तो अगर मैं 160 रुपए माइनस कर दूं, ठीक है सॉरी 160 रुपए अगर माइनस कर दे तो 0 यहां जाएगा 4 और यहां जाएगा कितना 1। तो 140 रुपए जो बचे, तो 140 रुपए में कितने रुपए के नोट है 5 रुपए के सिक्के हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि 5 रुपए के कितने सिक्के हैं, तो x सिक्के हैं बराबर से टोटल रुपए कितना 140। तो x बराबर से 140 बटे में कितना जाएगा 5, और जब 5 से भाग देंगे तो कितना जाएगा 28, क्योंकि 28 पंचे 140 होता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि 28 सिक्के थे कितने 5 रुपए के, ठीक है। मतलब करना क्या है, तो 20 का 8 में गुणा करा तो 160, मतलब 160 रुपए तो 20 रुपए के नोट की संख्या हो गई, मतलब 20 रुपए के नोट से 160 रुपए बना, बचा 140। और इस 140 रुपए में सब 5 रुपए के हैं, इसीलिए 5 का भाग दे दिया, तो टोटल सिक्कों की संख्या कितनी आ गई 28। इसी आधार पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है यार कि निम्न में कौन सा आरोही क्रम में है। यार तो ये जबरदस्त क्वेश्चन होगा, क्योंकि इसमें अच्छा खासा कैलकुलेशन होता है, ठीक है। तो एक बार तो वीडियो रोक के आप, मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूं कि आपने हर क्वेश्चन को वीडियो रोक के ही सॉल्व किया है, ठीक है। तो देखो यार सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, नॉर्मल मेथड का यूज कर लेते हैं कि जब 7 में 9 का भाग देंगे तो फाइनली आएगा कितना 0.77, ठीक है। उसके बाद यदि मैं 6 में 8 का भाग दे दूं, ठीक है 6 में अगर हम 8 का भाग दे दें तो यह जाएगा 0.75। और उसके बाद यदि मैं 5 में 6 का भाग दे दूं, ठीक है, तो यह जाएगा 0.83। और उसके बाद हम 11 में 13 का भाग दे दें, तो 11 में जब 13 का भाग दे रहे होंगे तो 0 पॉइंट कितना आ जाएगा 84, ठीक है। अब देखो आरोही क्रम का मतलब क्या हो जाएगा यार घटते क्रम में। अब घटते क्रम में यहां पर देखोगे तो इन सब में सबसे बड़ा क्या है आपके पास, तो सबसे बड़ा है ये वाला, ठीक है 11 बटे कितना 13। तो इन सब में देखेंगे तो सबसे बड़ा 11 बटे 13। उसके बाद 5 बटे 6 है, तो ये 5 बटे 6, मतलब ऑप्शन नंबर सी ही हो जाएगा राइट आंसर। ये घटते क्रम में है, ठीक, चाहो तो आप यहाँ देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि निम्न में से कौन
2/3 व 4/5 के मध्य होगा। तो देखो यार, जब 2 में 3 का भाग देंगे हम, तो जब 2 में 3 का भाग देंगे तो 0 पॉइंट कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और जब 4 में 5 का भाग देंगे तो 0.1840 इतना आ जाएगा। जब पहले ऑप्शन को हम भाग दे रहे होंगे तो 0 पॉइंट कितना आएगा, 5। और 0.5 क्या इन दोनों के बीच दिखाई दे रहा है हमें, बिल्कुल नहीं। ठीक है, इसी आधार पर ये आंसर हो नहीं सकता। सेकंड ऑप्शन अगर हम देखें, जब 3 में 4 का भाग देंगे, ठीक है, 3 में 4 का भाग देंगे तो आएगा 0.75। तो ये देख लो 0.75 क्या इन दोनों राशि के बीच में है, तो बिल्कुल देखो ये है 0.75, इससे बड़ी है और इससे क्या है, छोटी। इसी आधार पर सेकंड वाला हो जाएगा राइट आंसर कि इन दोनों के मध्य में क्या है वो पूछा है, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर। और भी इसकी मेथड हो सकती है, जो आपको आती है आप उसको ट्राई कर सकते हैं। देखो यार, अगला क्वेश्चन दे रखा है कि यहाँ पर 1/3, 2/9, 5/6 और 4/27 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। जब भिन्न दे रखे तो हम जानते हैं कि भिन्न का जब एलसीएम निकालना हो, ठीक है, भिन्न का एलसीएम निकालना हो तो हम इतना जानते हैं कि अंश का लेते हैं एलसीएम और हर का लेते हैं एचसीएफ, ये तो आप जानते ही होंगे। तो एलसीएम निकालना है तो अंश का जब एलसीएम लेंगे, मतलब किसका, देखो कौन सी संख्या है हमारे पास, 1/3, 2/9 और अगला है 5/6 और अगली संख्या है 4/27। तो अंश का लेना है एलसीएम और अंश का एलसीएम लेना है तो 4/5 कितना आ जाएगा, 20। तो एलसीएम आ जाएगा यार 20, मतलब पहला ऑप्शन आंसर हो नहीं सकता। ठीक है, ये आंसर हो सकता है और ये भी आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए। अब यहां पर हमको हर का लेना है क्या, एचसीएफ। तो 3, 9, 6 और 27 का जब एचसीएफ लोगे तो कितना आएगा, 3। मतलब फाइनली हमारा इन सभी राशियों का एलसीएम आ रहा होगा कितना, तो 20/3। देखो यार, अगला क्वेश्चन दे रखा है कि एक विद्यालय में 7 कक्षाओं के कुल विद्यार्थियों की संख्या 742 है, मतलब 742 है। यदि प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या समान है तो एक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, तो यार देखो 742 है टोटल। और हर क्लास में अगर समान है तो 7 का डायरेक्ट भाग दे दो, 7 एकम 7 और 7 छंग कितना, 42। तो जब भाग देंगे तो आएगा 106, मतलब हर एक कक्षा में कितने बच्चे हो जाएंगे, 106 बच्चे हो जाएंगे, क्योंकि हर कक्षा में समान बच्चे। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दे रखा है कि एक परीक्षा में 5 विषय में प्राप्त कुल अंक 200 है। देखो टोटल 5 सब्जेक्ट है और टोटल हमें कितने अंक मिल गए, 200 अंक। यदि 4 विषयों में प्राप्त अंकों का औसत 35 है, ठीक है, तो 4 विषय में टोटल 35 औसत अंक मिले हैं, तो 5 वे आएगा। ठीक है, 5 वे विषय का प्राप्त अंक कितना होगा, तो यार देखो टोटल 5 सब्जेक्ट में कितने अंक मिले हैं, 200। अब 4 सब्जेक्ट औसत कितना है, 35, और 35 का जब 4 में गुणा कर देंगे तो 35 चौक कितना हो जाएगा, 140। ठीक है, तो 35 चौक 140 हो जाएगा, मतलब 4 सब्जेक्ट के टोटल अंक कितने होगा, 140। तो 5 सब्जेक्ट के 200 थे, 4 सब्जेक्ट के अंक अगर हम घटा देंगे तो बचेंगे कितने, 60। और जो 60 अंक बचेंगे तो ये 60 अंक कौन से के थे, ये 5 वे सब्जेक्ट के थे, मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। और पूछा भी वही कि 5वें विषय में कितने अंक मिले, तो 60 अंक। देखो यार, अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा होगा अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं गणित में। तो एक खरीदार ने 10 साबुन खरीद कर 20 रुपए बचाए, ठीक है, तो उसे यदि प्रत्येक साबुन पर 10% की छूट मिली हो तो प्रत्येक साबुन का अंकित मूल्य कितना था। ठीक है, समझना। ठीक है, एक बार तो वीडियो रोक के खुद से सॉल्व जरूर करो यार, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब देखो 10 साबुन खरीद कर 20 रुपए बचाए हैं। अब देखो यहाँ प्रत्येक साबुन पर 10% की छूट मिली, मतलब प्रत्येक साबुन मतलब एक साबुन, और एक साबुन पर अगर 10% की छूट मिली तो टोटल साबुन कितनी खरीदी, 10। तो इसमें अगर मैं 10 का गुणा कर दूं और इधर भी किसका गुणा कर दूं, 10 का, तो 10 साबुन पर, ठीक है, 10 साबुन पर छूट कितने की मिल जाएगी, तो 100% की। और 100% ही हमारा क्या था, एमपी बोले तो मार्क प्राइस, और 100% मार्क प्राइस था। तो देखो हमने टोटल 10 साबुन पर बचाए कितने हैं, तो 10 साबुन पर 100% बचाए और इसी 10 साबुन पर टोटल बचाए कितना, 20। तो हम ये बोल सकते हैं कि मार्क प्राइस उसका कितना था, 20 रुपए था प्रत्येक साबुन का। तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, समझ में ना आए तो एक बार थोड़ा सा बैक करके जरूर देखना। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दे रखा है कि किसी वस्तु का 7200 क्रय मूल्य
है, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य मतलब सीपी हमारे पास कितना है, तो 7,200 रुपए है। 20% लाभ कमाने के लिए उसे कितने में बेचना होगा। तो देखो यार, हर वस्तु अपने आप में 100% की होती है, मतलब अगर हम इसे बेचें तो वस्तु हमारी कितने की थी, 7,200 की, और 20% का लाभ मतलब अपने आप में ये 100% है। 20% का लाभ मतलब इसको कितने परसेंट में बेचेंगे, तो 120% में बेचेंगे। आगे सॉल्व करेंगे तो 7200 गुणा 120 डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि परसेंट हटाएंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, तो 12 शून्यम कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24 का 4 बचेगा 2, 12 सत्ते 84, 85 कितना 86, मतलब 8,640 रुपए होगा। क्या हो जाएगा इसका विक्रय मूल्य, मतलब ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा राइट आंसर, 8,640। देखो अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से कि 10% वार्षिक ब्याज की दर से मूलधन व सरल ब्याज मतलब साधारण ब्याज का अनुपात। तो देखो मूलधन, ठीक है, तो मूलधन की अगर हम बात करें तो मूलधन कितना है 10, और सरल ब्याज मतलब साधारण ब्याज, ठीक है, सरल ब्याज कितना है हमारे पास 0.3, मतलब इसको 3 मान सकते हैं। और रेट बोले तो दर हमारे पास कितनी है, तो 10% है। तो पूछा क्या है, तो समय ज्ञात करो। हम इतना जानते हैं कि मूलधन मतलब ब्याज मतलब SI बराबर से P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 होता है, कि SI बराबर से PRT अपॉन 100 होता है। यहीं पर अगर हम देखें तो ब्याज हमारे पास कितना है, SI का मान 3 बराबर से P का मान हमारे पास कितना है 10, ठीक है। वहीं पर R का मान कितना है, दर कितनी है 10, तो यहां जाएगा 10, और समय ज्ञात करना है तो समय का मान कितना जाएगा T अपॉन में कितना 100, 100 से 100 कट जाएगा तो T का मान फाइनली आ जाएगा कितना 3। तो उसने समय ही पूछा है तो समय कितना जाएगा 3 वर्ष, मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ठीक ठाक है यार कि यदि एक कोण 40 डिग्री का है तो उसका पूरक कोण कितना होगा। तो यार देखो पूरक कोण किसको बोलते हैं, पूरक कोण। तो पूरक कोण का ये मतलब होता है यार जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, ठीक है, दो कोणों का योग कितना हो 90 डिग्री, मतलब एक x डिग्री का और एक y डिग्री का, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो इसी को इन एक दूसरे को इनका पूरक बोलते हैं। मतलब एक 20 डिग्री का कोण है तो इसमें क्या जोड़ें कि ये 90 हो जाए, इसका मतलब कि दूसरा कितने डिग्री का था होगा 70 डिग्री का, तो 20 डिग्री का पूरक 70 और 70 डिग्री का पूरक कितना कहलाएगा 20 कहलाएगा। तो उसी आधार पर यहां पर बोला है कि 40 डिग्री का पूरक कितना होगा। तो यार एक कोण 40 डिग्री का है तो दूसरा कुछ ना कुछ डिग्री का होगा, तब इन दोनों का योग कितना बन रहा होगा 90 डिग्री, मतलब ये सेकंड वाला कितने डिग्री का होगा 50 डिग्री का, मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर कि जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उन्हें एक दूसरे का पूरक बोलते हैं, मतलब 40 का पूरक 50 और 50 का पूरक क्या हो जाएगा 40। देखो अगला क्वेश्चन ऐसा कुछ दिया है कि यदि किसी कोण का संपूरक कोण, अब यहाँ पर संपूरक कोण की बात हो रही है तो सबसे पहले मैं संपूरक कोण बता दूं कि यार संपूरक कोण हम ये बोल सकते हैं कि जब दो कोणों का योग मतलब x डिग्री और y डिग्री, जब दो कोणों का योग अगर 180 डिग्री हो तो ये एक दूसरे के संपूरक कहलाएंगे, मतलब x का संपूरक y और y का संपूरक क्या कहलाएगा x कहलाएगा। तो उसने क्या बोला, यदि किसी कोण का संपूरक कोण 40 अधिक है तो हम ये बोल सकते हैं यार कि एक कोण है हमारे पास और उसका संपूरक एक मिनट, तो देखो एक कोण हो गया और उसका संपूरक, दोनों का योग कितना हो गया 180। अगर मैं एक कोण को x मान लूं तो यहां पर दिया है कि दूसरा कोण देखो उसका संपूरक कोण 40 अधिक है, ठीक है, तो एक कोण अगर x है तो संपूरक कोण 40 अधिक है, मतलब कितना हो जाएगा x प्लस 40 हो जाएगा, क्योंकि इस कोण से संपूरक x का संपूरक कोण क्या हो जाएगा x प्लस 40, तो 40 अधिक हो गया, इन दोनों का योग कितना हो जाएगा 180 डिग्री। और आगे सॉल्व करेंगे तो x और x 2x प्लस 40 बराबर से कितना आ जाएगा 180 डिग्री। 40 का जब पक्षांतर करेंगे तो प्लस की राशि काय में जाएगी माइनस की, मतलब बचेगा कितना 140, और इधर कितना है हमारे पास 2x, 2 से काटोगे तो कितना आएगा यार 70, मतलब x का मान कितना आ जाएगा 70। तो उसने पूछा है वह कोण क्या है, ठीक है, तो वह कोण का मान कितना है, तो कोण का मान कितना हो जाएगा 70 डिग्री, मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। देखो अगला क्वेश्चन है कि एक वर्गाकार श्यामपट्टी की भुजा 85 सेंटीमीटर है, इस पर 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से पेंट करने का खर्च कितना होगा। तो देखो यार भुजा कितनी है हमारे पास, तो 85 सेंटीमीटर। अगर मैं इसे मीटर में कन्वर्ट करूं तो हम ये बोल सकते कि ये जो भुजा, ठीक है, एक को हम क्या मान रहे हैं भुजा मान रहे हैं, तो अगर मैं इसे मीटर में कन्वर्ट करूं तो 85 में भाग दे देंगे किसका
100 का तो ये काय में बदल जाएगा मीटर में, मतलब 0.85 मीटर हो जाएगा क्या भुजा की लंबाई। क्षेत्रफल अगर हम निकालें, एक वर्ग का क्षेत्रफल निकालें तो वो क्या होता है, भुजा का वर्ग होता है। आई होप आप इतना जानते होंगे। तो भुजा का वर्ग होता है, तो भुजा कितनी है हमारे पास 0.85, और इसका जब वर्ग करेंगे तो हम इतना जानते हैं वो कितना जाएगा 8 9 72 25, मतलब जो क्षेत्रफल आएगा वह जाएगा 0.7225 मीटर स्क्वायर। अब देखो आगे हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि यदि 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर, मतलब एक वर्ग मीटर में, सॉरी एक वर्ग मीटर में कितने का खर्च आ रहा है 10 रुपए का, तो टोटल हमारा क्षेत्रफल कितना है 0.7225, ठीक है। तो इधर भी क्या गुणा कर देंगे 0.7225 का, तो फाइनली आंसर आ जाएगा कितना 7.225 रुपए का टोटल खर्च आएगा, ठीक है। मतलब 7.225 ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर। इस प्रकार के क्वेश्चन तो आपने कर ही रखे होंगे। देखो यार अगला क्वेश्चन दे रखा है कि यदि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 60 वर्ग मीटर है, ठीक है। एबीसी का मतलब इस पूरे त्रिभुज का, इसको अगर हम ए, इसको बी और इसको सी माने तो ये टोटल कितना है हमारे पास क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल है 60 वर्ग सेंटीमीटर या सॉरी मीटर स्क्वायर, ये मान सकते हैं। तो ए पी क्यू का क्षेत्रफल होगा। अब यहां पर देखो इस डायग्राम को ध्यान से देखोगे तो ये 10 है, तो ये कितना है 5। इसका मतलब ये मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, अगर कल का प्रैक्टिस सेट आपने सॉल्व किया होगा तो ये इस थ्योरम की हमने कल भी बात करी थी। इसका मतलब है कि हम ये बोल सकते हैं कि ये जब भुजा 10 थी तो ये भुजा कितनी है, यहाँ पर हमें 5 दे रखी है, मतलब ये भुजा की जस्ट ये आधी है। इसका मतलब ये बिंदु और ये बिंदु मध्य बिंदु है, ए बी का मध्य बिंदु है कौन पी, और ए सी का मध्य बिंदु है कौन क्यू। अगर हम इनको ऐसा कुछ मिला दें, ठीक है, सॉरी ऐसा अगर मिला दें तो हमारे पास ये एक, ये दूसरा, ये तीसरा और एक ये चौथा, कितने त्रिभुज बन जाएंगे 3 त्रिभुज बन जाएंगे, और इन तीनों त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा बराबर बराबर, ठीक है। ये पहले का, ये दूसरे का, ये तीसरे का और ये चौथे का, इनके सबके क्षेत्रफल क्या हो जाएंगे बराबर। मतलब ये जो 60 वर्ग मीटर पूरे का है उसको अगर हम 4 भागों में बांट दें तो हर एक पार्ट का, मतलब ये छोटे छोटे पार्ट का जो क्षेत्रफल हो जाएगा कितना आ जाएगा 15 मीटर स्क्वायर, मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर। और उसने यही पूछा है कि इस भाग का क्षेत्रफल कितना होगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि जब इस भुजा को हम मिलाएंगे तो 1 2 3 4 भागों में बटेगा क्षेत्रफल, और चारों के चारों समान होंगे, और टोटल का क्षेत्रफल अगर 60 है तो एक भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए 4 का भाग दे देंगे, तो हर एक भाग का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है कि माचिस की डिब्बी में कितने तल है, ठीक है। तो माचिस की डिब्बी अगर ध्यान से देखी होगी तो एक घनाभाकार होता है, मतलब इस प्रकार का, ठीक है। ये ऐसी आकृति होती है, ये यहां टोटल कितने तल है ये पूछा है। तो देखो एक तो ये ऊपर का, ये दूसरा, इधर का तीसरा, नीचे का चौथा, एक ये सामने का 5वां और एक पीछे का 6वां, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि एक शंकु की ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है। तो यार पहले तो ये देखो शंकु कुछ ऐसा होता है, और मैं इतना समझ रहा हूं कि आप ये सब जानते होंगे, प्रैक्टिस सेट लगा रहे तो इतना आना चाहिए अपने को, है ना। इसकी ऊंचाई h का मान दे रखा है हमें 21 सेंटीमीटर, और त्रिज्या मतलब ये रेडियस, ठीक है, r का मान कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर। तो आयतन कितना होगा, तो यार आयतन का फॉर्मूला अगर आप जानते होंगे तो आयतन क्या होता है शंकु का 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो 1/3 का 1/3, पाई का मान 22/7, r का मान कितना है 10, और जब यहां 10 लिखेंगे तो 10 का वर्ग कितना आ जाएगा 100, और h का मान हमारे पास कितना दे रखा है 21, ठीक है। तो 7 या 21 और 21 से कम 21, जब सॉल्व करेंगे तो 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हो जाएगा हमारा टोटल, सॉरी सेंटीमीटर क्यूब ये हो जाएगा हमारा आयतन, ठीक है। मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड होगा राइट आंसर। देखो यार ये अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दे रखा है कि यदि किसी वृत्त, ठीक है, वृत्त बोले तो ये, ठीक है, यदि किसी वृत्त की परिधि मतलब कितना 2 पाई r, और क्षेत्रफल बराबर है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होता है पाई r स्क्वायर। हम ये बोल सकते हैं कि इसकी जो परिधि का मान और इसके क्षेत्रफल का मान क्या है बराबर, क्योंकि उसने बोला है कि उसकी परिधि मतलब 2 पाई r, क्षेत्रफल मतलब पाई r स्क्वायर, आपस में क्या है बराबर है, तो उसका व्यास कितना होगा। हम जानते हैं कि जो व्यास होता है वो कितना होता है
त्रिज्या का दुगना मतलब 2r का मान चाहिए हमें, तो हम पाई से पाई काट देते हैं तो हमारे पास बच गया कितना 2r बराबर से कितना r का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा तो r का मान आ गया कितना 2। व्यास का मान चाहिए तो यार देखो व्यास बराबर से 2 गुणित r का मान कितना है हमारे पास, r का मान है 2, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, मतलब व्यास कितना आ रहा है 4। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि सीखने के आकलन का आधार है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा व्याख्या कर सकना, सेकंड ऑप्शन है व्यवहारिक परिवर्तन, थर्ड ऑप्शन है जैसा का तैसा लिख देना, और फोर्थ है पुनः स्मरण करना, ठीक है। तो हमसे बोला क्या है यार उनने कि सीखने के आकलन का आधार है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर, व्यवहारिक परिवर्तन। अगर हम कोई चीज सीख रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ तो हमारे व्यवहार में परिवर्तन आना चाहिए, इसीलिए ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमें कि अमूर्त, ठीक है, अमूर्त एवं संगत संरचनाओं के अध्ययन का विषय निम्न में से किस विषय को कहा जाता है, ठीक है। तो अमूर्त एवं संगत संरचनाओं के अध्ययन का विषय, तो संरचना का अध्ययन हम किस में करते हैं, गणित में करते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हो जाएगा इसका राइट आंसर है, पहला ऑप्शन है, दूसरा, तीसरा और ये चौथा ऑप्शन है, ठीक है। तो इसी आधार पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि मूल्यांकन होता है, पहला ऑप्शन है हमारे पास शैक्षिक उद्देश्यों का, सेकंड ऑप्शन है रुचि का, थर्ड ऑप्शन है कौशल का, और फोर्थ ऑप्शन है व्यक्तित्व का, ठीक है। तो मूल्यांकन हमेशा और हमेशा किसका होता है, ठीक है। तो शैक्षणिक उद्देश्यों का, जो हम उद्देश्य रखते हैं और उसके आधार पर पढ़ाई कराई जाती है और उसके बाद जो रिजल्ट मिलता है उसी का मूल्यांकन होता है, इसी आधार पर फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 24वां हमारे पास कि एक बालक सामान्य जोड़ बाकी कर लेता है, ठीक है। मतलब एक बालक जो सामान्य जोड़ और बाकी मतलब घटाना कर लेता है, परंतु भिन्न संख्याओं को जोड़ बाकी नहीं कर पाता, मतलब भिन्नों को नहीं जोड़ पाता ना घटा पाता है, इसके लिए दिया जाने वाला उपचारात्मक शिक्षण होगा, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है भाग क्रिया का अभ्यास, सेकंड है गुणन क्रिया का अभ्यास, थर्ड है जोड़ बाकी का प्रत्यास्मरण करना, और फोर्थ है लघुत्तम समापवर्तक के माध्यम से भिन्न को जोड़ व बाकी का अभ्यास। तो ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर, क्योंकि जब भी आप भिन्नों को जोड़ते और घटाते हैं तो बटे वाली संख्या का एलसीएम लेना होता है और उसी का अभ्यास कराना आवश्यक होगा, इसी आधार पर ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन होगा 25वां कि राजस्थान में गणित का शिक्षण कराने हेतु गणित के अध्यापकों के लिए गणित टिक का निर्माण करने वाली संस्था, गणित अध्यापकों के लिए गणित किट का निर्माण करने वाली संस्था क्या है। तो पहला ऑप्शन है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, सेकंड है शिक्षा कर्मी बोर्ड, थर्ड है मदरसा बोर्ड, और फोर्थ है यहाँ पर हो जाएगा SIERT, ठीक है, SIERT उदयपुर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 26वां कि गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चे में मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है, गणित के महत्व के संदर्भ में उक्त कथन है, ठीक है। किसका, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा लॉक, सेकंड ऑप्शन है नेपोलियन बोनापार्टा, थर्ड है आइंस्टीन, और फोर्थ है ब्लूम का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा इसका राइट आंसर। लॉक ने ये कथन कहा है कि गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है, गणित के महत्व को उक्त कथन किसका हो जाएगा, तो लॉक का। तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा बालक ने कितना ज्ञान अर्जित किया है तथा कितना अभी और करना है, उसके व्यवहार में कितना संशोधन हुआ है और कितना संशोधन होना शेष है, यह कथन किसने कहा था, ठीक है। तो पहला है ब्लूम, सेकंड है मुफात, और थर्ड ऑप्शन हो जाएगा राम सकल पांडे, और फोर्थ है अरस्तु, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर की बालक ने कितना ज्ञान अर्जित किया है तथा कितना अभी और करना है, उसके व्यवहार में कितना संशोधन हुआ है और कितना संशोधन शेष है, यह कथन किसका है, तो राम सकल पांडे का है, ऑप्शन नंबर थर्ड होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 28वां हो जाएगा कि एक छात्र 16 को 19 लिखता है तथा 93 को 63 लिखता है, उसकी त्रुटि का उदाहरण है, ठीक है। मतलब देखो 93 को 63 लिख दिया उनने, 16 को कितना लिख दिया 19, मतलब 6 की जगह 9 लिखा है। यहाँ पर भी देखो उसने क्या करा, 9 की जगह 6 लिखा है, मतलब 6 को वो 9 लिख रहा है और 9 को क्या लिख रहा है 6, मतलब इन दोनों का ज्ञान उसे नहीं है, ठीक है। तो इकाई स्थान का ज्ञान होना, तो यार ये तो गलत है, वो गलती कर रहा है मात्र 6 और 9 में, इसी आधार पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर कि 9 व 6 में विभेद होगा, ठीक है, विभेद करना उसे नहीं आता है।
क्वेश्चन नंबर 29वां है कि पाठ योजना का भाग नहीं होता है। ठीक है, पाठ योजना का भाग नहीं होते हैं या नहीं होता है, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा प्राप्य उद्देश्य। तो यार पाठ योजना में ये हम उद्देश्य को शामिल करते हैं। ठीक है, बिना उद्देश्य के तो हम पढ़ा ही नहीं सकते, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो सही है। पाठ प्रस्तुति योजना ये भी बिल्कुल सही है, मतलब पाठ योजना में शामिल होता है। ठीक है, और शिक्षा के उद्देश्य, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, मतलब यही है गलत। ठीक है, शिक्षा का उद्देश्य पाठ योजना में शामिल नहीं है। पूरी शिक्षा के उद्देश्य में शिक्षा का उद्देश्य शामिल है, परंतु पाठ योजना में सिर्फ पाठ का प्रस्तुतिकरण, पाठ का उद्देश्य और पाठ का रिजल्ट, ये सारी चीजें शामिल होती है, ना कि शिक्षा का उद्देश्य। इसी आधार पर थर्ड ऑप्शन इसका गलत होगा, और पूछा भी यही है। ठीक है, अंतिम क्वेश्चन देखते हैं कि गणित के नियम का व निष्कर्ष कैसे होते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन है कि गणित के नियम व निष्कर्ष कैसे होते हैं, तो पहला है वस्तुनिष्ठ, सेकंड है, ठीक है, सेकंड हो जाएगा सार्वभौमिक, थर्ड है वस्तुनिष्ठ व सार्वभौमिक, और फोर्थ है कोई नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर कि गणित के नियम व निष्कर्ष कैसे होते हैं, तो वस्तुनिष्ठ व सार्वभौमिक, ऑप्शन नंबर सी है राइट आंसर। तो यार आज के लेक्चर में इतना ही, अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।